हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए हम लोग ने क्लास 10th का साइंस का वीवी और यूट्यूब प्रश्न देखते हैं टोटल, जिसमें 40 आपका क्वेश्चन होगा। आप लोग खुद बताएंगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि 40 में आप लोग कितना सही कर पा रहेंगे। और क्वेश्चन लेवल पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे, बताने का तरीका अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो कमेंट उसमें बताने का प्रयास करेंगे और खुद से आप लेवल को पता कर लेंगे कितना आप लोग 40 में सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है, ठीक ना। चलिए, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। किसने? मैक्सवेल, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा, विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन भी आई हैं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। बताना है कि आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों प्रतीत होता है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए, इसका कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई दे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है सारे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। तो याद रखिएगा, अनंत। कितना? अनंत। अत्यधिक का बात करें तो दूरी का तो अनंत मारेंगे, और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। तो लेंस का सही मात्रक तो डायप्टर होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या? लेंस की क्षमता का सही मात्रक बताना है। वो डायप्टर नहीं पूछा। देखिए, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पे m1 है, एक क्या है? पर मीटर। इसको बोलते हैं हम लोग पर मीटर, ठीक ना। तो या मीटर है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का जो सही मात्रक होता है 1/m होता है। क्या होता है? 1/m। इसी को m को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 पर -1 लगाते हैं तो ये करेक्ट होता है। इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है, ठीक ना। इसको वो पर मीटर पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? पर मीटर। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग माइनस, ठीक ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। वीवीआईटी प्रश्न है, बताइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे कि सोडियम की संयोजकता क्या है पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मार देगी 11। यानी ये देखिए, ये संयोजकता नहीं है, सोडियम की क्या है? ये परमाणु संख्या होता है, या परमाणु भार पूछे तो हम लोग 11 करते हैं, ठीक ना। यहाँ पूछा है संयोजकता, आप लोग 11 मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो सोडियम की संयोजकता पूछे तो 1 होता है। कितना होता है? 1, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो देखिए, होता है एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक ना। हम अभी आप लोगों को एल्केन का सामान्य सूत्र बताते हैं, आप लोग को एल्केन का बता देते हैं, एल्कीन और एल्काइन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो होता है ना एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है तो CnH2n+2 क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, CnH2n+2, ठीक ना। आप लोग एल्कीन और एल्काइन का बताएंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग सामने है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा, ये तो हम लोग अभी बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है वीवीआई। तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 के बराबर। जिसका 7 होगा पीएच मान उदासीन होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। बताना है आप लोगों को, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो याद रखिए, वर्ग पूछे तो 18 मारें। क्या? ऑप्शन नंबर डी में है 18, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अधातु, देखिए कौन सा अधातु, तो अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी है, तो ग्रेफाइट होता है, ठीक ना। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का अधातु भी होता है और विद्युत का सुचालक भी होता है। अधातु रहने के बावजूद इसमें करंट आता है। तो ये बोलेगा ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। देखिए, बच्चे से हम लोग रेट लिखते हैं ना, रेट से, वो रेट के अंदर जो काला वाला भाग है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, कार्बन क्या है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग एग्जाम बैठेगा तब पता चलेगा, ठीक ना। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारी चीज़ आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन क्या है, बोला कि धातु, अधातु और उपधातु।
तो याद रखिए कार्बन क्या है, एक अधातु है। क्या है, एक अधातु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहना बताना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। तो याद रखना आधी होती है। क्या होती है, आधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। यानी कैसा होता है, फोकस दूरी कैसा होता है, आर बराबर एफ बटे टू। ये सिद्ध किया गया भी है, ठीक ना। याद रखिए आर बराबर एफ बटे टू, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी फोकस दूरी कम हो जाएगा तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखें फोकस दूरी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, आप लोग देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन अगला है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी लघु पथन हो जाए, यानी पूरी तरह से लघु पथन मतलब आग लग जाए यानी करंट से, तो लघु पथन हो जाता है, पूरी तरह से उड़ने लगता है तार, तो विद्युत धारा का मान कैसा होगा पूछता है। तो देखिए बहुत अधिक बढ़ेगा तभी तो होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी तो आग लगता है, शॉर्ट करने लगता है ना लघु पथन में यानी तार में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 समझिए कि पढ़ा है कि क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। वो कौन सा मान है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। एकदम भी प्रश्न याद रखें, ठीक ना। अगला है 24 नंबर, अभी नेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके जरिए। तो अभिनेत्र लेंस को जो है ना फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो याद रखें पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वीवीआईटी प्रश्न ये भी है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये होगा नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है आप लोग बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या किसका बना होता है, तो टंगस्टन धातु, किसका, टंगस्टन का, याद रखिए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है कि एक साधारण प्रिज्म कितनों सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म जो है हम लोग जो प्रिज्म बनाते हैं वो कितने सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। तो याद रखिए प्रिज्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, ये एक साधारण प्रिज्म जो 5 सतहों से घिरा होता है, सही है, ठीक। अगला, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। कहने का मतलब वो प्रतिबिंब कौन सा होगा जो हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर हो, ठीक ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर, यानी जितना बड़ा आदमी हो उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनाए, छाया बनाए, वो कौन सा दर्पण हो, कौन सा दर्पण बनता है ये बताना है आपको। क्या उत्तल में, अवतल में, समतल या उत्तल में बताना है। तो ये समतल एक ऐसा है, इसमें आपका समतल दर्पण, किसका, समतल में वस्तु के आकार के बराबर बनता है प्रतिबिंब, ठीक ना। याद रखें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया है। हीलियम कैसा तत्व है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 बोला हीलियम कैसा तत्व है। तो अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, क्या है, एक अक्रिय तत्व। याद रखें ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल में, थोड़ा देख लीजिए इधर 30 नंबर नहीं है, यहाँ पर देखना पड़ेगा आप लोगों को, उधर सेट नहीं किया गया है। यानी जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात निकाल बताना है। देखिए जल, सबसे पहले जल लीजिए तो आप लोग क्या, H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल है। तो उसी जल में बोल रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात बताइए। तो हाइड्रोजन कौ गो है, तो बोलेगा सर हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन कौ गो है, तो 1 है, तो 1, यानी 2:1। बताइए कितना आराम से डिटेल में आप लोग समझिए क्वेश्चन को। तो बोलेगा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात तो 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। समझ गए, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। देखिए आवर्त पूछे तो 7 मारेंगे, क्या मारेंगे, 7, ठीक ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं तो 7, वहीं पर समूह पूछेगा तो 18 होता है, जो कि बता दिए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, सिलिका क्या है बताना है। सिलिका क्या है,
सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सिलिका क्या है। मेरे तरफ से इनमें से कोई नहीं, आप लोग पता कीजिएगा इसमें क्या सही होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं है तो है क्या, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, OH क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो OH का जो क्रियाशील मूलक होता है एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? क्या प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन से, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन से, आगे इनमें से कोई नहीं। तो जो है ना बन रहा था कैसे संतुलन, तो प्रकाश के संश्लेषण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, बताना है आपको। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिए 3.5 जूल मोल, ठीक ना, 3.5 जूल मोल, ठीक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन एकदम VBA प्रश्न है। मानव हृदय कितने कोष्ठक से घिरे होते हैं? आप लोग पता होगा, जो कि ऑप्शन 4 कोष्ठक से घिरे होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग है, यानी मानव का जो हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो याद रखिए 120 mmHg, याद रखिए ये मेन है mmHg, ठीक ना, 120, ठीक ना। अगला देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग के से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ती से, किससे? पत्ता के अंदर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला अभी भी यही है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो याद रखिए हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से, किससे? मुकुलन विधि से होता है, ठीक ना। ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे याद कर लेंगे, छोटे लोग। प्यारा सा क्वेश्चन है, हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़ जाएं। रीड क्लास से आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जा रहा है, मैथ, आर्ट, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपको 10th का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 41, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू का मान होता है। फिर से क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो याद रखें, हम स्नेल का म्यू बोले या तो स्नेल का नियम बताए थे। क्या बताए थे हम लोग, बताइए। स्नेल का नियम क्या बोलता है कि साइन आई बराबर साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम 100% क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो बोलेगा सर अवतल दर्पण, ये पता था पहले से आप लोगों को, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अत्यधिक होता है? तो हमने बता दिया है बैगनी रंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर लाल होता है। स्पेक्ट्रम में कितने 7 रंग होते हैं, ऊपर सबसे लाल, सबसे नीचे बैगनी। तो झुकाव किसका नीचे हुआ? तो बैगनी का, ठीक ना, याद रखिएगा इस ट्रिक से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी विद्युत प्रतिरोध का कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? उसमें रासायनिक, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपको, ठीक ना। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा रासायनिक सूत्र लगाते हैं? उसमें, रासायनिक, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यहाँ किसी कर लीजिए, ठीक ना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो क्या V बराबर R बराबर V/I, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होता है? R बराबर V/I, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, VBA प्रश्न, ठीक ना। इस तरह से मैंने टोटल 40 ऑब्जेक्टिव कराया है। आप लोग पता चल गया, 2 क्वेश्चन हम दिए होमवर्क पर, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, और बताना ये भी है कि आप लोग 40 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तभी आप लाइक करेंगे।